TIR for prism. TIR for prism. प्रिज्म के लिए TIR किस टाइप से होगा, इसको अपने को देखना है। TIR फॉर प्रिज्म, तो TIR की कंडीशन अपन अपने को पता है। जैसे अपन ये मान लेते हैं कि जो अपना प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम है और बाहर का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, यानी ये इसका प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है प्रिज्म का, और ये डेंसर मीडियम है। बाहर लेट से एयर है, यहां से कोई रे जा रही है, तो फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन के केस में TIR हो सकता है क्या? क्या फर्स्ट वाली सरफेस से TIR हो सकता है क्या? नहीं सर। नो नो सर। नो सर। तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इसका इंसिडेंट एंगल में I मान लेता हूं और रिफ्रैक्टेड एंगल R1 मान लेता हूं। सेकंड केस में इंसिडेंस एंगल R2 मान लेता हूं और फाइनली रिफ्रैक्टेड एंगल E मान लेता हूं, जैसे अपन अब तक नोटेशन यूज करते हैं। तो क्या इस सरफेस 2 से TIR पॉसिबल है, हो सकता है क्या, अगर कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है तो? यस सर। यस तो सर। मैं बोल सकता हूं कि TIR only possible for surface 2, सरफेस 2, और वो भी कंडीशन क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि रे डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब डेंसर से रेयरर, ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि I ग्रेटर देन IC होना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन लगाते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन n1 sin theta 1 यानी n1 into sin I equal to n2 यानी n into sin R1। तो यहां से R1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1 upon n into sin I of sin inverse of this, ये R1 आ गया। R1 आ गया तो अपन R2 निकाल सकते हैं। R2 हो जाएगा A minus R1 यानी sin inverse of 1 upon n into sin I। अब TIR के लिए, for TIR तभी होता है जब इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन IC होता है, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन IC होता है। तो इंसिडेंट एंगल क्या है सेकंड केस में, क्या R2 है? अरे बोलो। यस सर। तो R2 TIR के लिए क्या R2 शुड बी ग्रेटर देन IC होना चाहिए? यस सर। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को IC की वैल्यू बताओ। सेकंड इस केस में IC की वैल्यू कितनी होगी? 90। साइन इनवर्स ऑफ IC की वैल्यू कितनी होगी बताओ? क्या साइन इनवर्स 1/n होगा? हाँ सर। यस सर। ये तो मैंने डायरेक्टली बताया ना, ध्यान रखना है आपने। चलो ठीक है, तो R2 की वैल्यू पता है, R2 ग्रेटर देन IC, वैल्यू पुट कर लेते हैं। R2 इज ग्रेटर देन दिस, यानी A माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/n into sin I should be greater than IC। ठीक है, तो यहां से इसको मैं उधर भेज देता हूं। A आ गया ग्रेटर देन, A ग्रेटर देन आ गया IC प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन I अपॉन n। ये कंडीशन मिल गई अपने को कि इसका जो प्रिज्म एंगल है
वो अगर इससे ज्यादा है तब तो TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, देखो IC भी कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। ओनली फॉर अपन इंसिडेंस एंगल चेंज कर सकते हैं। ओनली फॉर वेरिएबल क्या है, I है। तो I की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। I मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90। अरे मिनिमम इंसिडेंस एंगल कितना हो सकता है, 90। सरफेस के इस परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल ही आ जाए, परपेंडिकुलर की नॉर्मल के पैरेलल आ जाए, या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, सरफेस के पैरेलल आ जाए। यानी आई मिनिमम तो 0 हो सकता है, मैक्सिमम 90 हो सकता है। तो ये 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा। तो ए अपने को इससे ज्यादा चाहिए और ये वेरी कर रहा है। तो ए जब आई 0 होगा तब इससे ज्यादा होना चाहिए, आई की वैल्यू पुट कर लो। आई जब और कुछ होगा, जैसे 45 हुआ तो इससे ज्यादा होना चाहिए ए। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो तुमसे कोई ये पूछे कि भाई किसी भी एंगल के लिए, तुमसे कोई ये बोल दे कि किसी भी इंसिडेंस एंगल के लिए TIR होना चाहिए, फॉर एनी एंगल TIR होना चाहिए, तो फिर तुम आई कितना लोगे, तो आई कितना लोगे, उसके मैक्सिमम वैल्यूज। यानी ऑलवेज TIR की कंडीशन क्या होगी, TIR हमेशा हो जाए फॉर एवरी आई। तुम कुछ सोचो कि अपने को इस फंक्शन की इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। ए की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू देखो, जैसे जैसे आई 0 से 90 वेरी करेगा वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो अपने को ए की वैल्यू इससे ज्यादा चाहिए। तो अगर मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ए ज्यादा कर दूं, अगर मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ए ज्यादा कर दूं, तो क्या हमेशा ए ग्रेटर देन दिस होगा, यस सर। तो क्या हमेशा TIR होगा, हाँ। तो मैक्सिमम इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब आई की वैल्यू कितनी होगी, 90। यस सर। यस और सर। आई की वैल्यू 90 तक हो गई, तो साइन 90 कितना हो गया, 1 अपॉन n, यानी साइन इनवर्स 1 अपॉन n आ गया। साइन इनवर्स 1 अपॉन n क्या है, क्रिटिकल एंगल IC। आई है ना। तो क्या a ग्रेटर देन 2IC आ गया, यस सर। यानी a ग्रेटर देन 2IC होगा तो फिर तुम इंसिडेंस एंगल कितना भी रख लो, इंसिडेंस एंगल कितना भी रख लो 0 to 90, हमेशा TIR होगा, हमेशा TIR होगा। क्या ये बात समझ में आई, यस सर। यस सर। अच्छा फिर अपने से कंडीशन पूछ सकता है, नो TIR एट ऑल आई, किसी भी एंगल के लिए TIR नहीं होना चाहिए। तो इंसिडेंस एंगल कितना भी रखो TIR नहीं हो रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, मिनिमम तो देखो, वैल्यूज। फंक्शन की वैल्यू a ग्रेटर देन ये होनी चाहिए, तो इसके a की वैल्यू मिनिमम से भी कम कर दो ना। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी a की वैल्यू कम कर दो ना, फिर तो इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती ना। यस सर। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब i की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0। i की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो गया 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 0। 0। ये क्या हो गया, ये क्या IC। लेस देन आई से आ गया,
अगर ए आईसी से भी छोटा हो गया, आईसी क्या है आपने को पता है, ए अगर आईसी से भी छोटा हो गया तब तो किसी इंसिडेंस एंगल पे टीआईआर नहीं होगा, किसी भी एंगल पे टीआईआर नहीं होगा। ए ग्रेटर देन 2 आईसी हो गया तब तो हमेशा टीआईआर होगा, हमेशा टीआईआर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये प्रिज्म से टीआईआर समझ में आ रहा है? कब कब टीआईआर होगा और कब कब नहीं होगा? हाँ सर। तो एंगल ए की वैल्यू अब अगर आईसी और 2 आईसी के बीच में होगी, आईसी और 2 आईसी के बीच में होगी, तो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अपने से अगर पूछेगी कि इंसिडेंस एंगल और सॉरी उसका किसी भी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना होना चाहिए सो दैट एनी रे इंसिडेंट एट एनी एंगल, या फिर डायरेक्टली बोल दे कि एनी रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस, यानी हमेशा टीआईआर हो रहा है, तो एक शुड बी ग्रेटर देन 2 आईसी। या फिर ऐसे पूछ ले कि इस प्रिज्म की ए कितना होना चाहिए फॉर विच नो रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस, तो ए लेस देन आईसी होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे कोई डाउट नहीं है किसी को? तो इस पे क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंडीशन अपने को ध्यान रखनी चाहिए। समझे क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ गए? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, फिर एक sir. छोटा सा एग्जांपल करता हूं, इसको रफ कर दूं मैं। इसको रफ कर दूं क्या? Yes, sir. तो एक छोटा सा एग्जांपल ट्राई करो। तो ये एग्जांपल ट्राई करो, ये अपना कोई प्रिज्म है, ये √2 है, ये इंसिडेंस एंगल 60 है,
So A for which TIR takes place, and second is if A is 75, then total deviation कितना होगा? जल्दी से सबसे हो जाना चाहिए ये। सर वो फर्स्ट केस में ऑलवेज टीआर है क्या? क्या? वो ऑलवेज टीआर पूछा है कि सिर्फ टीआर? समझो क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। वो फर्स्ट एग्जांपल में ऑलवेज पॉसिबिलिटी पूछी है क्या? हाँ, फॉर एनी रे। एनी रे नहीं है, मतलब हाँ फिर एनी रे के लिए भी निकाल लो, बट अभी तो अपने को रे पता है कि इंसिडेंस एंगल 60 है, इस रे के लिए बात कर रहे हो, बट एनी रे के लिए भी कंडीशन निकाल सकते हो तुम, वो भी बता रखा है मैंने। Sir, A equal to sin inverse 1/2 times √3/2 plus 5/4. क्या? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो अपन प्रिज्म से टीआईआर करवा रहे हैं ना, ये प्रिज्म से टीआईआर तुम्हारे बोर्ड के अंदर नहीं है। टीआईआर फ्रॉम प्रिज्म ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सॉल्व कर लिया होगा। Yes, sir. तो सबसे पहले मैं आईसी निकाल लेता हूं। आईसी कितना होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/n, n यानी √2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है बताओ? 45. 45। तो आईसी 45 आ जाएगा। तो आईसी 45 आ गया। तो जो इंसिडेंस एंगल है, अपने को पता है इंसिडेंस एंगल अगर ग्रेटर देन आईसी होगा तब तो हमेशा टीआईआर होगा। तो इंसिडेंस एंगल निकालो सेकंड केस में। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन n1 sin θ1 sin 60 इक्वल टू n2 यानी √2 into sin r1। तो sin 60 आ गया √3/2, तो r1 आ गया अपने पास √3/2 of sin inverse of √3/2 into √2, ये आ गया।
R1 आ गया तो R2 भी निकाल सकते हो। R2 आ जाएगा A माइनस R1 यानी साइन इनवर्स ऑफ √3 1/2 into √3/2। सर R2 तो गिवन है ना, क्या R2 तो गिवन होगा ना 45 डिग्री के इक्वल। समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर हमें A निकालना है तो फिर R2 गिवन होगा ना 45 डिग्री। नहीं, अपने को कंडीशन निकालनी है कि ए कितना होना चाहिए। पहले में अपने को ए तो सॉल्व करना है। तो सेकंड केस में रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड केस में जो इंसिडेंस एंगल है ये R2 शुड बी ग्रेटर देन IC। तो IC पता है अपने को 45, R2 पता है अपने को, यानी A माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 into √3/2 शुड बी ग्रेटर देन 45, यानी A should be greater than 45 plus sin inverse of 1/2 into √3/2। मतलब A इससे ज्यादा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इससे ज्यादा अगर होगा तो इस रे के लिए हमेशा TIR होगा। नहीं समझे अपन ने कैसे किया? अरे समझे या नहीं समझे? समझा हाँ सर। सर। अपने को पता है TIR तो सेकंड सरफेस से ही हो सकता है। तो TIR की कंडीशन बताएगी I ग्रेटर जो I है वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए। I क्या होता है सेकंड केस में R2। तो R2 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। R2 की वैल्यू क्या होगी A माइनस R1। तो R2 की वैल्यू निकाल ली अपन ने A की फॉर्म में, और वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए। IC तो पहले से सॉल्व कर रखा है 45 है। तो A ग्रेटर देन आ गया 45 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 into √3/2। A इससे ज्यादा होगा तो हमेशा TIR होगा। A इससे ज्यादा होगा तो हमेशा TIR होगा। समझे क्या? यस हम सर। कोई डाउट है किसी को? हमेशा के लिए तो वो 90 से ज्यादा होगा ना सर? इस रे के लिए हमेशा बोल रहा हूं। अच्छा ही, हाँ समझ गया सर। हाँ वो तो किसी भी रे के लिए है। फॉर एनी रे तो मैंने कंडीशन डायरेक्टली बता रखा है कि A ग्रेटर देन 2IC होना चाहिए। 2IC का मतलब 90 से ज्यादा होना चाहिए। A 90 से ज्यादा होगा ना इस प्रिज्म के लिए। IC 45 है यानी IC 2IC 90 हो गया, मतलब A 90 से ज्यादा होगा तो फिर तुम कोई भी रे इंसिडेंट कराओ हमेशा TIR होगा। लेकिन इस रे के लिए ये कंडीशन ये आ गई। समझे? हाँ सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था अपना, इफ A इक्वल टू 75 देन नेट डेविएशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि A अगर 75 है, A अगर 75 है तो TIR होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। A अगर 75 है तो TIR होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे पता चला नहीं होगा? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होगा सर। देखो इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। ये रफ कर दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। इधर ध्यान दो। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। देखो n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin I sin R1। तो R1 की वैल्यू आ गई, अभी अपन ने निकाली थी, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 into √3/2।
ये R1 आ गई, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 75 माइनस R1, ये आ गई। अपन मान लेते हैं कि TIR नहीं हो रहा है, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, और TIR अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में TIR नहीं हो रहा है तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन N1 यानी √2 sin θ1 यानी sin R2, तो 75 माइनस sin इनवर्स ऑफ 1 by √2 into √3 by, sorry, 1 by 2 into √3 by 2 equal to 1 into sin E। तो E की वैल्यू आ गई sin इनवर्स ऑफ दिस, sin इनवर्स ऑफ दिस। अब ये रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, सॉरी TIR होगा या नहीं होगा, वो तुम यहां से पता कर सकते हो कि sin E की वैल्यू लेस देन आ रही है या ग्रेटर देन 1 आ रही है, वो अपने को पता करना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यूज कुछ थोड़ी सी आर्बिट्री दे रखी है, अपने को इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी साइन इनवर्स ऑफ दिस कितना होता है, पता है किसी को? सर वो 30 से ज्यादा होता है, ये कंफर्म बोल सकते हैं। तो फिर 75 माइनस कोई 30 से ज्यादा होगा तो 45 से कम होगा तो TIR नहीं होगा। अच्छा, ये जो है ये, हाँ ऐसा तुम अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो पूरा। या तो साइन ही ग्रेटर देन 1 चेक कर लो, वो चेक करना थोड़ा सा टफ हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट थीटा अपने को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल में से नहीं है। बट अपने को ये पता चल रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 into √3 by 2, तो ये जो वैल्यू है साइन, अपने को पता है कि साइन थीटा जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब थीटा बढ़ाने से साइन बढ़ता है, थीटा बढ़ाने से साइन बढ़ता है, या थीटा कम करने से साइन थीटा कम होता है। तो √3 by 2 तो होता है 30, √3 by 2 होता है 30। अपन ने इसके अंदर थीटा कम कर दिया, थीटा कम ही तो किया है अपन ने। सर 60 से कम आएगा। हाँ सर 60 से वो कम आएगा। √3 by 2 30 से 60 से कम। ज्यादा। देखो, अगर साइन इनवर्स ऑफ √3 by 2 होता तो वैल्यू कितनी आती? 60। 60। और इससे अगर मैं कम कर दूं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 by √2, ये कितना होता है? 45 या 1 by 2? 30। 30 30। तो देखो, अगर इसकी वैल्यू में इससे कम कर दूं तो 60 से कम आ जाएगा एंगल, ये से कम है, ये मतलब ये अपने को ये तो पता है कि 60 से कम आएगा, लेकिन क्या 30 से ज्यादा होगा? यस सर। हाँ, हाँ सर। 30 से ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये वैल्यू 1 by 2 से ज्यादा है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 by 2 एंड लेस देन √3 by 2। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा इसका साइन इनवर्स ऑफ दिस, ये थीटा क्या 30 से 60 के बीच में आएगा? सर 45 से भी ज्यादा आएगा। √1 by √2 से भी ज्यादा आएगा? हाँ सर। 1 by √2 से भी 1 by √3 कितना होता है? 1.7 के आसपास। 1.7।
1/√2 से ज्यादा कहाँ है? हाँ हाँ, सर, सर। 30-60 के बीच आएगा। 30 और 60 के बीच में आएगा, और 30 और 60 के अगर बीच में आएगा तो 30 से थोड़ा बहुत भी बड़ा हो गया तो क्या R2 लेस देन 45 आ गया? अरे ये वैल्यू अगर 30 से थोड़ी बहुत भी ज्यादा हो गई तो R2 लेस देन 45 आएगा ना, हाँ सर। और R2 अगर लेस देन 45 है यानी R2 लेस देन IC है, और लेस देन IC है इसका मतलब TIR होगा क्या? नहीं। TIR नहीं होगा ना, अरे TIR नहीं होगा ना, हाँ सर, नहीं होगा TIR। तो फिर डेविएशन कैसे निकालोगे? दोनों रिफ्रैक्शन डेविएशन कितना निकालोगे? मतलब डेविएशन कितना होगा? टोटल डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, दोनों डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन 1 कितना होगा? या प्रिज्म से डेविएशन का डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला बता रखा है, कितना होता है बताओ? I प्लस E माइनस A। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है डेविएशन। हाँ कॉम्प्लिकेटेड, बस ये कितना ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा। I तो पता है 60 है, और E A पता है 75 है, बस E पे वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एग्जाम में अगर कोई आर्बिट्री एंगल देगा, कोई भी आलतू फालतू स्टैंडर्ड के अलावा एंगल देगा, तो अपने को वैल्यू गिवन होगी, अपने को वैल्यू उसकी गिवन होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को सॉल्व करने में। समझे क्या? हाँ सर। यस सर। मेथड समझ में आना चाहिए कैसे किया अपन ने। समझे क्या? यस हाँ सर। सर। सब लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, तो क्या तुम ऐसे प्रिज्म से जो TIR वाले क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। अरे बोलो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले, ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। तो ये अपना पार्ट, एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि प्रिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, या फिर ऐसे समझ लो कि प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन अपना कंप्लीट हो गया। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अपना रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तुम्हें याद है तो अपन ने, मैंने बताया था ऑप्टिक्स को अपन कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ा था, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस पढ़ा था, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ा था। अब है अपने पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस तो सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। Refraction from curved surface. Refraction from
कर्व्ड सरफेस। ध्यान रखना ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे अपने पास ऐसी कोई सरफेस है, इस सरफेस से अपने को रिफ्रैक्शन करवाना है। देखो साइन कन्वेंशन वही यूज करेंगे जो अपन ने वहां पे यूज किया था। साइन कन्वेंशन अपन वही यूज करेंगे जो वहां पे यूज किया था। साइन कन्वेंशन वही यूज करेंगे। पहले मैं एक बार डेरिवेशन बना देता हूं, डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकाल लेता हूं, उसके बाद अपने सारी चीजें यहाँ पे आसान हो जाएगी। तो मैं डेरिवेशन कॉनकेव सरफेस से या कॉन्वेक्स सरफेस से किसी से भी निकाल लो। जैसे मैंने ये सरफेस कौन सी बताओ, कॉनकेव, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, 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 कॉन्वेक्स। कौन अरे ये सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है सर। कॉन्वेक्स। कैसे पता चला बताना जरा। आउटवर्ड क्योंकि लेफ्ट साइड से आउटवर्ड है। लाइट कहाँ से आ रही है? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? सर लाइट की डायरेक्शन क्या है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। लाइट की डायरेक्शन क्या है? तो लाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ सर। तो लाइट किधर से आए तब ये कॉनकेव होगा और किधर से नहीं आए तब ये कॉन्वेक्स होगा? लाइट लेफ्ट से आएगी तो कन्वेक्स होगी। लाइट अगर लेफ्ट से आएगी तो कॉन्वेक्स होगी। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होगी। अच्छा, और लाइट अगर राइट से आएगी तो कॉनकेव, कॉनकेव। अच्छा, पॉलिश सरफेस। ऐसा होता है क्या? लाइट, अच्छा इमेज इसमें ये तो समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट से, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज राइट में बनेगी और राइट में होगा तो लेफ्ट में बनेगी। जैसे अपन ने प्लेन सरफेस में बना देते, यहाँ पे वो सारी चीजें तो कुछ है नहीं, बस कर्व होने से बस इमेज की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, वही चेंज आएगा, बाकी सब तो सेम है। यस सर। यस सर। तो अभी है ना, मैं 1 by 1 तुम्हें डायग्राम बना के कॉनकेव सरफेस क्या होती है, कॉन्वेक्स क्या होती है, या एक तरफ प्लेन ले लें तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों तरफ कॉनकेव ले लें तो क्या बोलते हैं, दोनों तरफ कॉन्वेक्स ले लें तो क्या बनता है, बहुत टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं फॉर्मूला डेराइव कर लेता हूं, उसके बाद अपन समझ लेंगे। अभी अपने को सिर्फ साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, इसका नाम से अपने को मतलब नहीं है, अभी नाम से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस से अगर जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन पोल मानेंगे जैसे वहां पे मानते थे, और इस पोल के ऊपर सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे सारी डिस्टेंस, नीचे सारी वैल्यूज, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर रेस इधर से आ रही है
तो ये नेगेटिव, जैसे ऑब्जेक्ट इधर है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन सेम है जैसे अपन वहां पे यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं है। तो अब मैं इमेज बनाता हूं इससे, तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, u। अरे ये u हो जाएगी ना। हाँ सर। अब मैं इस पे एक रे इंसिडेंट करवाता हूं, यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी नीचे करवा देता हूं, यहाँ पे करवा देता हूं। ये लो एक ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट करवा, तो इसका नॉर्मल बनाता हूं। नॉर्मल इस कर्वेचर का सेंटर जहां पे भी होगा, जैसे लेट्स से कि इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसके सेंटर से पास करने वाला नॉर्मल हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन के अंदर n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ होता है। अब ये रेयर से लेट्स से कि यहाँ पे एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव, या n1 n2 ही मान लेता हूं मैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और अभी मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, अभी मैं ये मान लेता हूं कि ये डेंसर मीडियम, जो अपना सरफेस ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जा, तो रेयर से डेंसर में n ज्यादा होता है यानी थीटा कम होगा, यानी ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। तो ये ऐसे जा रही थी, नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, मतलब ये कुछ ऐसे डेविएट हो जाएगी। अरे बोलो। ऐसा है। एक रे में इसके परपेंडिकुलर पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर इंसिडेंट करवाती तो क्या ये पोल पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी? हाँ। परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगी, मतलब इसके लिए I0 है, I0 है तो R भी 0 होगा, मतलब ये सीधी की सीधी चली जाएगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। इसका मतलब ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड इमेज क्या होता है रिफ्रैक्शन के अंदर, मैंने बताया था डेफिनेशन वहां पे भी, इमेज का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टेड रेस का या रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टिंग रेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो क्या इमेज ये हो जाएगा? अरे ये Yes, इमेज हो जाएगा ना। ऐसा है। और इमेज की पोल से जो डिस्टेंस है उसको मैं b बोल देता हूं, ये अपने लिए b हो गया। तो ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पोल हो गया, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब अपने को n1 n2 u v इन चारों के अंदर रिलेशन निकालना है, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है। तो कैसे सॉल्व करें, ये तुम्हारे बोर्ड में डेरिवेशन पूछ सकता है। तो बताओ कि इन चारों के अंदर रिलेशन कैसे निकालें, कौन सी ट्रायंगल्स या कौन से एंगल्स अपने को समझ में आ रहा है, कौन से दो ट्रायंगल्स जो है वो सेम सिमिलर ट्रायंगल्स है? यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी अपने को, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे अच्छा ये एंगल क्या है बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अरे बोलो। हाँ सर। इस एंगल को मैं अल्फा 1 मान लेता हूं, इस एंगल को मैं या अल्फा मान लेता हूं, इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं। तो लॉजिकली सोच के बताओ आई अल्फा और बीटा के अंदर रिलेशन क्या होगा? I is equal to alpha plus beta. इसको मैं कुछ क्यों बोल देता हूं। तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है क्या कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल होता है ये कुछ x है, ये इन दोनों एंगल का सम होता है।
हाँ सर। पता है कि नहीं पता है? पता है सर। तो यहां से पहली चीज तो अपने को समझ में आ गई कि जो आई की वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है। ये समझ में आएगी नहीं आएगी बताओ? समझ में आ गया सर। ऐसे कैसे? बाकी दोनों एंगल्स को भी तुम लिख सकते हो, और भी सारे तीनों एंगल्स के लिए ऐसे ही होगा। इसका आउटर एंगल मतलब इसका आउटर एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल इस ट्रायंगल में, ऐसे सबके लिए लिख सकते हो। ठीक है ना? अपन ने एक एंगल के लिए लिख रहे हैं। समझ रहे हो बात? हाँ सर। अब चलो अपन फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन ये तो अपने को पता ही कि n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 होता है। n1 को n1 ले लेता हूं मैं, तो n1 sin θ1 मतलब sin i इक्वल टू n2 यानी n2 sin θ2 यानी sin r। तो sin r कौन सा होगा? ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका नॉर्मल के साथ एंगल, यानी ये r होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल ये बनाया ना अपन ने, हाँ ये एंगल होगा ये, अरे यही होगा ना, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो एंगल है ना वो r हो जाएगा। तो n2 इंटू साइन r हो गया। ये r समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है सर समझ में। आ रहा है सर समझ में। यहां पे अपन वापस से वही बात, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, अदरवाइज तो ये डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। अपन ये मानेंगे कि यहाँ पे I और R पैरा एक्सियल रेस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो I और R जो है वो दोनों के दोनों बहुत स्मॉल होंगे, मतलब ये पॉइंट्स जो है ये तो अपन ने डायग्राम में बड़ा बना रखा है, लेकिन ये बहुत नजदीक होंगे। तो I और R दोनों व्हेन I and R are small, तो इनको sin I को I लिख सकता हूँ, sin R को R लिख सकता हूँ, यानी n1 into I इक्वल टू n2 into R। अब जैसे अपन ने I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकाली है, ऐसे कैसे R की वैल्यू क्या होगी मेरे को ये बता दो। जैसे I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकाली है, वैसे वैसे R की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। इस एंगल को भी कुछ मान लो ना, इस एंगल को अल्फा बीटा गामा मान लो, ये एंगल गामा है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, आई क्यू और सी, आई क्यू सी, फ्रॉम आई क्यू सी, फ्रॉम ट्रायंगल आई क्यू सी, आई सी आई क्यू सी, इन ट्रायंगल से ये तो आउटर एंगल हो गया बीटा, और इनर एंगल अपोजिट वाले कौन से हो गए? गामा और आर। तो क्या बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर हो जाएगा? हाँ तो आर की वैल्यू हो गई अपने पास बीटा माइनस गामा। तो आई की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इंटू n1 इक्वल टू n2 इंटू आर की वैल्यू है बीटा माइनस गामा।
बीटा माइनस गामा, ये अपने पास आ गया। अब अपने को ये ना, ये जो दो ट्रायंगल्स बना रखे हैं अपन ने, जिनसे अल्फा बीटा गामा ये तीनों ट्रायंगल अपन ने एंगल लिखे हैं, इन तीनों से लेंथ की फॉर्म में अल्फा अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू बताओ। लेंथ की फॉर्म में इन तीनों की वैल्यू बताओ मेरे को। जैसे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे? देखो, उससे राइट एंगल ट्रायंगल के बिना तो वैल्यू नहीं निकाल सकते ना। देखो ऐसे यहां पे इससे अल्फा के साथ ये सर I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा क्या? आई इक्वल टू अल्फा प्लस, अरे ये ट्रायंगल देख रहे हैं अपन, इसको एक्सटेंड थोड़ी किया अपन ने, ये नॉर्मल है, सेंटर से पास कर रहा है ये आगे वाली लाइन। समझे क्या? हाँ सर। तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ही होगा। तो देखो अब है ना, इस मिरर से, मिरर अपने को ध्यान रखना, मिरर ऐसा बना रहा है अपन। जैसे मिरर बहुत जो है, मिरर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ज्यादा कर्वेचर नहीं है, क्योंकि अपन ने ये डिस्टेंस साइन थीटा और थीटा लिखा है, यानी ये सारे पॉइंट्स नजदीक नजदीक है। नजदीक नजदीक है मतलब ये ज्यादा कर्वेचर, बहुत ज्यादा इसका रेडियस नहीं है, मतलब कर्वेचर बहुत ज्यादा कर्विंग नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का ही है। तो इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे मिलाऊंगा, इस पॉइंट को जब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है उसको अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दोगे, तो इसको मैं ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस पोल से ही टच करता हुआ मानूंगा। क्योंकि जैसे ऐसे है, ये जैसे टच हो रही है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ये ऐसे टच हो रहा है ना, तो ये ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, मतलब ये पोल पे ही टच हो रही है। ये थोड़े से अप्रोक्सीमेशन यूज करने पड़ेंगे अपने डेरिवेशन के अंदर। तो इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो ऐसे कैसे? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से गामा की वैल्यू निकाल लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल से बीटा की वैल्यू निकाल लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा बताओ, साइन अल्फा कितना होगा? या टेन अल्फा लिख लो। टेन अल्फा कितना होगा बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल से? QP upon OP। कितना होगा? QP upon OP। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल से PQ अपॉन Y अपॉन X हो जाएगा, यानी U हो जाएगा? कैसे कैसे? टेन बीटा कितना होगा? टेन बीटा, बीटा यहां से निकालो कितना आएगा, यानी ये PQ अपॉन दिस, PQ अपॉन PC। कैसे कैसे? टेन गामा कितना होगा? टेन गामा PQ अपॉन V। सबकी वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, देखो। अच्छा, वापस से ये टेन अल्फा की वैल्यू जो है वही अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं? थीटा ही लिखते हैं, थीटा स्मॉल होता है तो। यस सर। तो देखो सबकी वैल्यू पुट करता हूं मैं इस इक्वेशन के अंदर। अल्फा, अल्फा यानी PQ अपॉन U प्लस बीटा यानी PQ अपॉन
PC into N1 equal to N2 into beta PQ upon PC minus gamma, gamma यानी PQ upon B, PQ 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 कैंसिल हो गया। अच्छा मेरे को बताओ ये PC की वैल्यू क्या है? PC किसके इक्वल है? पोल से सेंटर के बीच में डिस्टेंस के रेडियस के इक्वल है। Yes, sir. तो PC की जगह पुट कर लो R। तो अब अपनी इक्वेशन के अंदर U V R N1 N2 इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मेरे बोर्ड में यहाँ पे जगह नहीं है, फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करके एग्जैक्ट रिलेशन निकालो। क्या आ रहा है? एग्जैक्ट रिलेशन निकालो। अच्छा आपने एक और गलती करी है, अपन ने वैल्यू साइन के साथ पुट नहीं करी है, तो बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, तो जरूरत नहीं है। यू की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। v की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, r की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। बस ये एक माइनस साइन यहाँ पे भी लाना है। तो फटाफट अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट। इसको रफ कर दूं क्या मैं? sir. N1 upon N2 is equal to V minus R upon U minus R. क्या ये आ रहा है तुम्हारे पास? N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। ये आ रहा है क्या? Yes, sir. ये फॉर्मूला अपने दिमाग में चमक जाना चाहिए। वैल्यूज विद साइन लेनी है। पहली बात ये फॉर एनी कर्वेचर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एनी कर्वेचर सबके लिए वैलिड होगा। N1 सर क्या अब है? क्या? सर अभी वापस से साइन नहीं डालेंगे ना? नहीं, साइन वापस से भी लागोगे, साइन के साथ ही वैल्यू पुट करनी है। क्योंकि अपन ने हमने जब 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v पुट किया था, तो डेरिवेशन के टाइम भी अपन ने साइन के साथ वैल्यू पुट करी थी, और बाद में भी अपन साइन के साथ हर क्वेश्चन में पुट करते थे। उसका रीजन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो अपन ने डेरिवेशन के टाइम साइन यूज किया था उसके ऑपोजिट भी साइन हो सकता है, तो इसलिए अपन वैल्यूज भी साइन के साथ ही पुट करते हैं, तो वो आपस में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ओके सर। ऑप्टिक्स में हमेशा अपने को कोई भी फॉर्मूला विद साइन यूज करना है, विदाउट साइन कभी यूज नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। अरे बोलो। हाँ सर। इस फॉर्मूले में बेस्ड एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। तो डेरिवेशन एक बार घर जाके वापस से करना, सिंपल सा है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ वापस से। क्या करना है सबसे पहले कि ट्रायंगल के जो आउटर एंगल की फॉर्म में अपने को I और R की वैल्यू लिखनी है, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लेके साइन थीटा को थीटा लिख देना है, और फिर टेन थीटा भी थीटा होता है तो टेन थीटा से सबकी वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है Sir.
ठीक है, मैं इसको रफ फिर क्लास को एंड करता हूँ।